आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.4 को करेंगे। ये जो प्रश्नावली है ना नई एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो प्रश्नावली है बहुत ज़रूरी है। ये बिहार बोर्ड में तो है लेकिन यूपी बोर्ड वगैरह में नहीं है। लेकिन अगर आप कक्षा 12 में जाते हो या फ्यूचर में जब मैथमेटिक्स लेके आगे बढ़ोगे ना, और ये चीज़ अगर आप अभी नहीं सीखोगे तो आपको आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो मैं इसको कराने वाला हूँ क्योंकि इसका यूज़ जो है ना वो कक्षा 12 में होगा ही होगा। ठीक है, कई जगह पे होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो मेन चीज़ मैं आपको मुख्य मान और व्यापक हल के बारे में बताऊँगा और सिखाऊँगा कि मुख्य मान और व्यापक हल कैसे निकाला जाता है। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य मान। मुख्य मान में एक चीज़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो हम जानते ही हैं। एक बार उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद फिर व्यापक हल की बात करते हैं। ठीक है? मुख्य मान में क्या होता है? जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। क्वाड्रेंट सिस्टम होता है ना बच्चों? इधर एक्स है, इधर एक्स डैश होता है, ये वाई है और इसे वाई डैश कहते हैं। फिलहाल हमें क्वाड्रेंट से मतलब है। ये फर्स्ट पहला चतुर्थांश है, ठीक है ना? पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये हमारा चौथा चतुर्थांश। क्वाड्रेंट को याद रखने का फॉर्मूला क्या है? आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ए का मतलब होता है ऑल, ठीक है? ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सारे के सारे क्या होते हैं यहाँ पर? पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव में रहते हैं, ठीक है? और तीसरे में क्या होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव में रहते हैं। चौथे में क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव में रहते हैं, ठीक है? पहला चतुर्थांश आपका 0 से लेके पाई/2 तक जाता है, दूसरा पाई/2 से पाई तक जाता है, और ये पाई से 3π/2 तक जाता है, और ये 3π/2 से 2π तक जाता है, ठीक है? ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जानते हैं। मुख्य मान में इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम बात करेंगे व्यापक हल की। किसकी बात करेंगे? व्यापक हल की। व्यापक हल। तो व्यापक हल में आ जाओ। अब इसमें ना कुछ केसेस हैं, ज़्यादा नहीं, आपको 6 केस मिलेंगे उस, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये अगर IIT JEE की तैयारी कर रहे हो ना तो ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ों के लिए, क्लास 12th के लिए ये बहुत ज़रूरी है, सिलेबस में नहीं है। जो बच्चे सिर्फ नंबर के लिए पढ़ते हैं, पास होने के लिए पढ़ते हैं, उनकी बात अलग है, वो ये नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए, क्लास 12th में आपको अच्छे नंबर लाने, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पहला केस क्या है? यदि देखिए, अगर साइन एक्स का मान 0 आ जाए, साइन एक्स का मान 0 आ जाए तो x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है n पाई, ठीक है? और ये जो n आता है ना, वो कहाँ से आता है? z से आता है, पूर्णांक से आता है। z बोले तो पूर्णांक। ये जो भी n आता है वो कहाँ से आता है बच्चों? पूर्णांक से आता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, आप समझना चाहते हो तो देखिए, अगर मैं चित्र बना के समझाऊँ, देखिए साइन एक्स का मान 0 कहाँ होता है? साइन एक्स का मान 0 यहाँ होता है और यहाँ पर होता है, पाई पे होता है, इसीलिए एन पाई रखा है। एन का पूर्णांक है। जैसे अगर साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई का मान भी 0 होता है। एन की जगह पर आप साइन -पाई करोगे तो भी 0 आएगा, 2 पाई करोगे तो भी 0 आएगा, 3 पाई करोगे तो भी 0 आएगा, 4 पाई करोगे तो भी 0 आएगा, ठीक है? एन का मतलब मल्टीपल्स है, पूर्णांक है। आप कोई भी पूर्णांक ले लो, यहाँ पर और यहाँ पर ही आएगा। और यहाँ पर साइन का मान क्या होता है? 0 होता है। तो एक्स बराबर क्या होता है बच्चों? n पाई। ये इसका व्यापक हल है। अगर साइन एक्स का मान 0 है तो एक्स बराबर क्या होता है? n पाई होता है, ठीक है? ये पहला केस था। दूसरे केस में आ जाओ। दूसरा केस क्या है आपका? यदि यदि कॉश एक्स बराबर 0 है अपना, कॉश एक्स बराबर 0 हो तो एक्स बराबर क्या होता है? तो एक्स बराबर होता है 2n+1 पाई/2। और जहाँ ये n कहाँ से आता है? पूर्णांक से आता है। अब इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए, ठीक? ये आप जानते हैं,
यहाँ पर आपका क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं है। देखो कॉश की बात कर रहे हैं ना, कॉश का मान 0 कहाँ होता है? π/2 पर यहाँ होता है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा। यहाँ पर देखो अगर n का मान आप यहाँ पर 0 ले लोगे, पूर्णांक ले लोगे, 0 भी पूर्णांक होता है, तो π/2 आएगा, तो कॉस का मान 0 होगा। n का मान -1 लोगे, ठीक है, -1 लोगे तो क्या हो जाएगा? -1 लोगे, 2 1 कम 2, माइनस का π/2 आ जाएगा। तो इन यहाँ पर और यहाँ पर, चाहे वो पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, जब भी यहाँ पे आएगा मल्टीपल्स के फॉर्म में, तो कॉस आपको क्या देगा? 0 देगा। अगर कॉस x 0 होता है तो x का मान क्या होता है बच्चों? x का मान होता है 2n+1 π/2। ये क्लास 12th में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, और आगे भी। तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, आपके हेल्प के लिए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं चाहता तो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर इसे स्किप कर देता, मेरा लोड कम हो जाता। मैं आपके भले के लिए सोच रहा हूँ तो ये करवा रहा हूँ। आपकी चॉइस, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो तो स्किप करो, जो आपको सही लगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी विश्वास है मेरे पर तो पढ़ लेना, आपका ही भला होगा। यदि 10x का मान 0 हो तो क्या होता है बच्चों? ये चीज़ क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 5 में यूज़ होगी, और भी कई जगह यूज़ होगी। 10x बराबर 0 हो तो क्या होता है बच्चों? x का मान n पाई होता है, x का मान n पाई होता है, जहाँ ये जो n आता है वो z से आता है, पूर्णांक से आता है, ठीक है। तो साइन के लिए जो होता है वही 10 के लिए भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, 10 के लिए बात हो रही ना, 10 0 का मान यहाँ 0 होता है, और 10 पाई का मान भी क्या होता है? 0 होता है। तो इसके मल्टीपल्स में कुछ भी आएगा 0 ही होगा, ठीक। तीसरा कंडीशन हो गया। चौथे कंडीशन में आ जाओ, ठीक है, 10 के लिए बात होगी, साथ ही साथ इसके लिए कॉट के लिए भी बात कर लेते हैं, लगे हाथ। अगर यदि कॉट एक्स का मान 0 हो, यहाँ पे भी लिख दो ना, यदि, अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेना। अगर कॉट एक्स का मान 0 हो तो क्या होता है बच्चों? तो x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है 2n+1 π/2 व्यापक हल में। और ये n कहाँ से आता है? पूर्णांक से आता है। ये n कहाँ से आता है? पूर्णांक से आता है। इसके लिए समझोगे, देखिए, कॉट का मान 0 कहाँ कहाँ पे होता है? कॉट का मान 0 यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, तो इनके मल्टीपल्स में जो भी आएगा वो 0 आएगा, वो 0 देगा, ठीक है। कॉट का हो गया। अब हम बात करते हैं सेक का। 5वें में आ जाओ। यदि शेक x बराबर 0 हो तो क्या होता है बच्चों? तो x का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो x का कोई हल नहीं होगा। दो केस हमेशा याद रखना है, एक तो शेक का और एक कॉसेक का। अगर 0 आता है तो कोई हल नहीं होता है। यदि कॉशेक x बराबर 0 हो तो x का कोई हल नहीं होगा। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कोई दुविधा नहीं होगी। अब आपको बस ये जो सूत्र है इनको याद रखना है इस प्रश्नावली को करने के लिए, ठीक है। और प्रश्नावली है आसान, इसका उपयोग होगा और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का उपयोग होगा, और कुछ नहीं। प्रश्न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पहले प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं? पहला प्रश्न आपसे बोल रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। मुख्य हल भी ज्ञात करना है और व्यापक हल भी ज्ञात करना है। तो आ जाते हैं पहले वाले पे। देखो 10x का मान क्या दे रखा है? √3 पॉजिटिव में है। 10x बराबर क्या है बच्चों? √3 दे रखा है, पॉजिटिव में दे रखा है। तो देखो बच्चों, मुख्य मान के लिए सोचना है पॉजिटिव में। सोचो, यहाँ पे 0, π/2, पाई, 3π/2 और यहाँ 2π। 10 का मान आफ्टर स्कूल टू कोचिंग,
10 का मान पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव 10 का मान। तो जो मुख्य मान आएगा वो दो जगह आएगा, एक तो पहले चतुर्थांश में देगा, एक तीसरे चतुर्थांश में देगा। ठीक है, चलिए तो पहले चतुर्थांश का मान निकालते हैं 10x। इसका मान में 10 में सोचो, 10 60 का मान होता है √3, 60 बोले तो π/3 है ना। तो 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, x का मान क्या आ गया π/3। ये पहला मुख्य मान आया। अब आपको दूसरा मुख्य मान निकालना है। ठीक है, पुनः देखो अब क्या करना है, देखो 10 यहाँ x है। अगर आपको तीसरे चतुर्थांश में मान लाना है तो पाई में क्या करना पड़ता है, जोड़ना। पाई में कुछ जोड़ोगे तभी वो तीसरे में आएगा। ये सब मैंने समझा रखा है सूत्र वगैरह जब मैंने बनाया था अलग से वीडियो में, कि फर्स्ट में कब आता है, सेकंड में कब आता है, थर्ड में कब आता है, फोर्थ में कब आता है। पाई में कुछ जोड़ोगे तो तीसरे में जाएगा। ठीक है ना। तो 10 है, पाई में कुछ जोड़ना है, कोई थीटा जोड़ना है। थीटा कौन सा थीटा जोड़ना पड़ेगा, ये वाला π/3, ये जोड़ना पड़ेगा। अब इसको हल करो तो ये हो जाएगा 3 पाई और 1 पाई, क्या हो जाएगा 10 4π/3, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और x का मान क्या आ जाएगा 4π/3। कोई दिक्कत बच्चों बताइए। दो मुख्य मान हमारे निकल गए, तो लिख दोगे अतः मुख्य मान, अतः मुख्य मान क्या हो जाएंगे बच्चों, एक तो होगा π/3 और एक आ जाएगा 4π/3 आंसर। ठीक है, इन चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। पता नहीं नई एनसीईआरटी बुक क्यों बनाई है, इससे आपका नॉलेज बहुत कम हो रहा है। ठीक है, और ये सब अभी पढ़ नहीं रहे हो लेकिन कक्षा 12 में आ जाएगा, फिर आप सोचते रहोगे ये भाई कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, है ना। अब आप बात करेंगे व्यापक हल के लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे व्यापक हल के लिए। तो व्यापक हल के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर ना के लिए तो मैंने बात कर दी थी। अब मेरी गलती है कि मैंने उसके लिए बात नहीं की थी, कि क्योंकि 10x बराबर समथिंग है, 10x बराबर 10 समथिंग। अगर ऐसा होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यदि 10x बराबर 10 अल्फा होता है, क्योंकि ये 10x बराबर 10 का कुछ मान ये है, ये अगर 10x बराबर 10 अल्फा आ जाए, ज़ीरो ना आए, तो क्या होता है, तो जो व्यापक हल होता है x बराबर वो होता है n पाई प्लस अल्फा। n पाई प्लस क्या होता है, अल्फा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और एक केस, बाकी तीनों केस भी लिखवा देता हूँ। एक 10x बराबर है, यदि 10x बराबर 10 अल्फा होता है तो n पाई प्लस अल्फा होता है। बाकी केस भी लिखवा देता हूँ, 1 2। ठीक है, यदि साइन x बराबर साइन अल्फा हो तो क्या होता है बच्चों, x बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। यदि cos x बराबर होता है cos अल्फा, तो x बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये सूत्र याद रखिएगा बस। प्रश्न में आ जाते हैं 10x बराबर 10 अल्फा था, तो x बराबर क्या होगा बच्चों, n पाई प्लस अल्फा लगता है, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा आप कौन सा लोगे, यहाँ पे 2 अल्फा है, ये अल्फा के मान होते हैं। ये किसके मान होते हैं, अल्फा के मान होते हैं। तो आपको पहले वाले को वरीयता देनी है, पहले ये आया उसके बाद ये आया, तो हमेशा वरीयता फर्स्ट वाले को मिलती है।
बड़े भाई को मिलती है। तो बड़ा भाई कौन है यहाँ पर? पाई/3 है। तो ये आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या होगा बच्चों? व्यापक हल होगा। ये इसका मुख्य हल है और ये इसका व्यापक हल है। बिना मुख्य हल के व्यापक हल नहीं निकल सकता। कोई दिक्कत बच्चों बताइए? कोई परेशानी नहीं होगी। सेम चीज़ अब आ जाओ सेकंड में sec x पे। यदि sec x बराबर क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। sec x की बात कर रहा है ये। तो आप जानते हो कौन सा नियम? आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। sec x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? एक तो पहले में होता है और एक चौथे में होता है। ठीक है, sec x पॉजिटिव पहले में होता है और चौथे में होता है। तो उसके लिए अब हम करेंगे, तो पहले इसमें आ जाओ, पहले वाले में निकालना है। इसका मान सोचो, 2 किसका मान होता है? sec 60 का मान होता है। 60 बोले तो पाई/3, sec से sec कैंसिल। तो x का मान बच्चों क्या आ जाएगा? पाई/3 आ जाएगा। पहला मुख्य मान आ जाएगा पाई/3। अब आ जाओ पुनः, दूसरा मुख्य मान निकालना है आपको चौथे चतुर्थांश में। यहाँ 2 पाई होता है, 2 पाई में से कुछ घटाओगे तो चौथे में रहता है, 2 पाई में कुछ जोड़ोगे तो वो पहले में आ जाता है। तो यहाँ पर देखो चौथे में निकालना है ना, तो 2 पाई से थीटा घटाना होता है। शेक लिखोगे, 2 पाई से कुछ घटाना है। कुछ क्या घटाना है? पाई/3 घटाना है। कोई एंगल घटाना होता है और वो एंगल क्या घटाओगे? पाई/3, जो पहले मिला है वही घटाना होता है। अब हल करो, ये आ जाएगा 2 यहाँ 6 पाई माइनस पाई/3। तो ये आ जाएगा शेक 5 पाई/3। इधर क्या है अपना? शेक एक्स। तो शेक से शेक कैंसिल, एक्स का मान क्या आ गया? 5 पाई/3। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ शेक के लिए मैंने वहाँ नहीं लिखाया था, यहाँ लिखवा देता हूँ। देखो जो भी सूत्र है आप ना एक जगह लिख लेना सारे, तो बढ़िया रहेगा। मैं लिखवा देता हूँ, यदि शेक एक्स बराबर शेक अल्फा होता है, तो एक्स बराबर बच्चों क्या होता है? सूत्र जो कॉस का होता है वही शेक का होता है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, अतः हमारा जो एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कौन सा आ जाएगा? पाई/3। और यहाँ बता देना जो n आ रहा है वो कहाँ से आता है? पूर्णांक से आता है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। जो कॉस का होता है वही सूत्र सेक के लिए भी लगता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, हो गया आराम से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब नेगेटिव वाला है, 2 पॉजिटिव वालों के लिए कर लिया, अब नेगेटिव वाला कैसे करेंगे देखते हैं। देखो तीसरा वाला हम कर रहे हैं, नेगेटिव आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। कॉट का मान नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? एक तो दूसरे चतुर्थांश में होता है और एक चौथे चतुर्थांश में होता है। ठीक है, सो यहाँ देखिए कॉट एक्स है और यहाँ पर माइनस के √3 है। ठीक है ना, आपका क्या है बच्चों? माइनस के √3 है। तो अब आप सोचिए कि मैं माइनस का मान कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये माइनस है ना, इसको पहले तो सही करना होगा। आप जानते हैं चूंकि कॉट माइनस का थीटा जो होता है वो होता है, अगर आपके पास माइनस कॉट थीटा है ना, तो आप इसको क्या लिखते हो? कॉट माइनस का थीटा। आप क्या लिखते हो? कॉट माइनस का थीटा। ठीक, ये चीज़ है। और इसका और एक सूत्र है, माइनस कॉट थीटा क्या होता है? जो कॉट माइनस थीटा, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉट पाई माइनस थीटा। कॉट पाई माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा था, सूत्र है कॉन्टेंट वाला जो मैंने ट्रिक के साथ बताया था। कॉट पाई माइनस थीटा भी माइनस के कॉट थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि सेकंड जो पाई में से कुछ घटाओगे तो सेकंड में रहेगा, और सेकंड में कॉट का मान क्या होता है? माइनस। पाई/2 से पाई में
कॉट का मान क्या होता है बच्चों, माइनस में होता है। अब देखिए, तो यहाँ लिखोगे कॉट पाई, थीटा घटाना है। अब आप सोचोगे भाई कौन सा थीटा घटाना है, तो देखो ये सोचो आप, √3 कॉट के किस एंगल में रहता है, कॉट 30 का मान होता है √3 π/3। अरे यार π/3 लिख, 30 बना 6 लिखना है, π/6 क्या लिखना पड़ेगा, π/6। ओके, तो ये आइडिया लेना है आपको कि √3 किस एंगल पे देता है, π/6 पे, तो वही एंगल आपको यहाँ से घटाना है, तो π/6 यहाँ से घटाना है आपको। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा, अब हल करो इसको, 6π - π/6, तो ये आपका मिल जाएगा आपको कॉट 5π/6। यहाँ पे क्या है आपका कॉट x, तो कॉट से कॉट कटा, x बराबर क्या आ जाएगा 5π/6। एंगल आपको पॉजिटिव में ही रखना है, ये नहीं कि यहाँ पर नेगेटिव है सामने लग दिया इसका मान कॉट में सोच लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सूत्र का कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता लग रहा होगा। पहला मान मिल गया, अब आपको चाहिए दूसरा मान, मुख्य मान, जो कि चतुर्थांश में होगा। पुनः आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कॉट x यहाँ क्या लिखोगे कॉट x, और नेगेटिव है तो कॉट चौथे चतुर्थांश में लाना है ना, तो चौथे चतुर्थांश में लाने के लिए क्या करना होता है, 2π में से घटाना होता है। एंगल क्या घटाना पड़ेगा, π/6, 2π में से क्या घटाना पड़ेगा, π/6 घटाना पड़ेगा। हल करो, 6 दूनी 12π - π/6, तो ये आ जाएगा कॉट 11π/6। कॉट से कॉट कैंसिल, x का मान आ जाएगा 11π/6। ठीक है, अतः मुख्य मान अल्फा बराबर, एक तो आया है 5π/6 और दूसरा है 11/6। आंसर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई डाउट नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, तीसरा हो गया ना, चौथे पे आ जाओ। नेगेटिव है, जैसे तीसरा किया बिल्कुल चौथा वैसे करेंगे। देखिए नेगेटिव कॉसेक, यहाँ नेगेटिव लगा है, कॉसेक का नेगेटिव मान कहाँ होता है, फॉर्मूला क्या है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। क्लियर, तो कॉसेक नेगेटिव आपको कहाँ मिलता है, एक तो तीसरे में मिलता है और एक चौथे में मिलता है। अगर मुझे तीसरे में लाना है तो मुझे पाई प्लस थीटा करना होता है, और अगर मुझे चौथे में लाना है तो 2π - थीटा करना होता है। ठीक है, अगर दूसरे में लाना है तो क्या करना होता है, पाई - थीटा कर लो या π/2 + थीटा कर लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे आ जाओ, मुख्य मान निकालते हैं, कौशिक x। अब आप सोचो, ठीक है, अब आप सोचो, ये जो दो हैं किस कौशिक के किस एंगल में मिलता है, कौशिक 30 का मान क्या होता है, सिंस कौशिक 30 बोले तो π/6 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, π/6 लेना पड़ेगा। ये आइडिया लगा है, ये आइडिया लगा। अब मुझे तीसरे में लाना है, तीसरे में लाना है तो आप जानते हैं कौशिक पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के कौशिक थीटा तीसरे में, तो यहाँ कौशिक पाई प्लस थीटा, थीटा क्या π/6। ठीक है बच्चों, हल करिए, कौशिक 6π + π/6, तो ये आ जाएगा कौशिक 7π/6। कौशिक से कौशिक कटा, x का मान क्या आ जाएगा
7 पाई बाई 6 पहला मुख्य मान। पहला मुख्य मान क्या आ जाएगा? अरे यार मैं भी पागल हूँ। ठीक है, तीसरे वाले का तो मैंने व्यापक हल लिखा ही नहीं, फिर मुख्य मान निकाल दिया था। व्यापक हल पे आ जाओ। सॉरी बच्चों, तभी मैं कहूँ कुछ तो मुझसे छूट रहा है। व्यापक हल पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉट की बात कर रहा है ना। चलिए तो देखिए, यदि कॉट एक्स बराबर कॉट एल्फा होता है, तो जो एक्स का मान होता है, जो 10 का होता है वही कॉट का होता है। एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? पहला वाला 5 पाई बाई 6। ठीक है ना, अब ये पूरा हो गया। चलिए अब इसमें आ जाओ। पहला मुख्य मान हम निकाल चुके हैं, दूसरा मान मुख्य मान हमें यहाँ मिलेगा चौथे चतुर्थांश में। तो यहाँ लिखेंगे पुनः, यहाँ तो अपना है कौशिक एक्स, चौथे में लाने के लिए 2 पाई में से घटाना पड़ता है। ठीक है, कौशिक लिखोगे 2 पाई में से घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? पाई बाई 6 घटा दो। तो यहाँ अपना है कौशिक 6 दूनी 12 माइनस पाई बट्टे 6। 12 में से एक पाई घटाओगे 11 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कौशिक 11 पाई बट्टे 6। कौशिक से कौशिक कटा, एक्स का मान क्या आ गया? 11 पाई बट्टे 6। ठीक है, अतः मुख्य मान हमारा क्या होगा? पहला है 7 पाई बाई 6 और दूसरा है 11 पाई बाई 6। आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो अब जो सूत्र साइन के लिए होता है वही कॉशिक के लिए भी होता है व्यापक हल में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ व्यापक हल के लिए। व्यापक हल में क्या होगा? यदि, क्योंकि जीरो तो है नहीं, यदि कौशिक एक्स बराबर कौशिक अल्फा होता है, तो एक्स बराबर क्या होता है बच्चों? सूत्र एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा होता है। और जहाँ से ये जो एन होता है वो पूर्णांक से आता है, ये सूत्र है। इसीलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस -1 की पावर एन। अल्फा हमारा क्या होगा? 7 पाई बाई 6 हो जाएगा आंसर। कोई भी डाउट है या फिर दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं।